आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में हाजिर हूं। हमारे साथ जुड़ेंगे वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट, मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और जियो पॉलिटिक्स पे गहरी नजर रखने वाले, और खास तौर से ये जो सिनेरियो रहा 100 दिन से ज्यादा का अमेरिका और ईरान का, जंग के बाद के जो हालात रहे उस पर बड़ी पैनी नजर रखने वाले ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी से बात करूंगा। और ये बात इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी डील तो फाइनल हो गई, लेकिन दस्तखत होने बाकी हैं। वो दस्तखत 19 जून को होने हैं और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जा सकते हैं। तो क्या यहां से मसूद पेजिशकियान जा सकते हैं जो ईरान के सदर हैं? क्या उससे पहले इजराइल हमला कर सकता है? फिर लेबनान पे अटैक हो सकते हैं, या डोनाल्ड ट्रंप को फिर रात में कोई ख्वाब आ जाए और वो अपनी बात से पलट जाए। तो क्या होगा, क्या सूरत हाल रहेगी, और क्या ये जो शर्तें सामने आ रही हैं, क्या वाकई इन शर्तों पर ही ये बातचीत तय हुई है, एमओयू साइन हुआ है, या एमओयू पे बात तय हुई है? इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, क्योंकि एक राहत भरी बात सामने आई है, दुनिया को राहत मिली है। क्रूड ऑयल में भी जो उछाल था वो नरमी आई है, दुनिया की इकोनॉमी में भी ऐसा लग रहा है। और खास तौर से जो ये कह लें कि विकासशील देश है वो काफी खुश है, मिडिल ईस्ट में भी काफी खुशी है। सऊदी अरब हो या यूएई हो, कतर हो, जॉर्डन हो, ये सब भी इन्हीं तमाम इश्यूज पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तो क्या कहेंगे? हम सब ये चर्चा कर रहे थे और आपकी बात मैंने कल कई जगह कोट की कि आपने कहा था कि देखिए, अभी मायूस होने की जरूरत नहीं है, नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 घंटे और ज्यादा वहां मिलते हैं और इस 12 घंटे में 18 घंटे में कोई कुछ हो सकता है पॉजिटिव। तो आपकी बात बिल्कुल सही निकली और वो बात हो गई। ग्रुप कैप्टन साहब, कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ डॉक्टर रिजवी, 19 तारीख तक हम सबको इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रवार का दिन है। मैं उम्मीद करता हूं कि 19 तारीख तक ना इजराइल कोई बड़ा हमला करेगा हिजबुल्लाह पर, और ये भी तो उम्मीद कर ही रहे हैं कि फिलहाल अमेरिका और इजराइल कोई हमला ईरान पर नहीं करेंगे। और फिलहाल मैं ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि ईरान भी कोई बड़ा हमला गल्फ कंट्रीज पर या इजराइल की तरफ नहीं करेगा। जो शिप्स खाड़ी में हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हैं या ओमान की खाड़ी में हैं, पर्शियन गल्फ में हैं, उनके ऊपर ना अमेरिकन कोई हमला करेंगे ना ईरानियन कोई हमला करेंगे। ऐसा माहौल अगर 19 तारीख तक चलता रहा तो पहला जो बड़ा काम है एमओयू में वो साइन हो जाएगा। बाकी चीजें बाद में 60 दिन डिस्कस होती रहेंगी। पहला बड़ा काम जो साइन करना है वो ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना है। अमेरिका भी खोल देगा और ईरान भी खोल लेगा। तो इससे क्या होगा, ईरान की जो बंदरगाह हैं उनसे भी जो कच्चा तेल और गैस लेके जहाज निकलेंगे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकलकर अरब सागर में और अपने अपने देशों में जा पाएंगे। और दुनिया भर से जितने जहाज हैं वो आकर हिंद महासागर में या अरब सागर में इंतजार कर रहे हैं, ओमान की खाड़ी के पास इंतजार कर रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अंदर घुसेंगे पर्शियन गल्फ में। हाँ, जो ये एमओयू साइन हो रहा है ये याद रखना पड़ेगा कि बाकी जो पॉइंट्स हैं, 14 पॉइंट ईरान दे रहा है, अमेरिका बहुत सारे पॉइंट दे रहा है। अभी फिलहाल इस पे अंडरस्टैंडिंग हुई है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देना। बाकी पॉइंट्स में बाद में 2 महीने तक या हो सकता है 2 महीने से ज्यादा तक डिस्कस चलता रहे। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि क्या लग रहा है कैप्टन साहब कि जो ये कहा है कि तमाम फ्रीज जो इनके पैसे हैं फ्रोजन वो वापस होंगे, नंबर एक। नंबर दो, ये कि पूरी पाबंदियां जो अब तक ईरान पे थी वो पाबंदियां भी हट जाएंगी। क्या ऐसा मुमकिन है? आपको लग रहा है ऐसा हो सकता है? डॉक्टर रिजवी, पहले तो पाबंदियों की बात कर रहा हूँ। ये पाबंदियां 1979 से 46 साल में लग रही हैं और 46 साल में 4500 से ज्यादा पाबंदियां लगी हैं। बड़ी पाबंदियां हैं, छोटी पाबंदियां हैं।
तो इनको एक एक पाबंदी डिस्कस करना पड़ेगा। कोई कार्शे प्लान नहीं होगा कि भाई एक साथ अमेरिका 4,500 पाबंदियों को हटा लेगा कल से, ऐसा नहीं होगा। एक एक पाबंदी को डिस्कस किया जाएगा कि क्या है, क्यों अमेरिका ने ये पाबंदी लगाई, ईरान ने क्या गुस्ताखी की थी, अब उस पाबंदी को कैसे हटाया जाएगा, कब से हटाया जाएगा, हटाने का प्रोसेस क्या होगा, लंबा डिस्कशन है। दूसरी बात है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ये फ्रोजन एसेट्स अमेरिका छोड़ देगा। बातचीत चल रही है, शुरुआती डील में बात हो रही थी कि $24 बिलियन, अभी पहला जो उसका ट्रांश है वो छोड़ा जाएगा $12 बिलियन। लेकिन ये भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है। देखिए होता क्या है, अमेरिकन बैंक्स में कई तरह के पैसे पड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि सारा का सारा पैसा ईरान की सरकार का है। अमेरिकन बैंक में ईरान के लोगों का पैसा है, जो प्राइवेट इंडिविजुअल हैं, जैसे मेरा और आपका पैसा अमेरिकन बैंक में पड़ा है। अमेरिका के बैंक में ईरान की कंपनियों का पैसा पड़ा है। देखिए 1979 के पहले बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका और ईरान के बीच में दोस्ती थी। कंपनियां यहाँ काम करती थी, कंपनियां वहां काम करती थी। कंपनियां, ईरानी कंपनियां शानदार काम कर रही थी इजराइल में। शाह ऑफ ईरान थे उस जमाने में। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने इनके फंड भी फ्रीज कर दिए दर्शकों को संभालने के लिए कर रहा है। जैसे कि समझिए टाटा बिरला हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, इनके कंपनियों के पैसे अमेरिका में होते हैं। तो इनको अनफ्रीज करना एकदम अलग से प्रोसीजर है। दूसरी और तीसरी सबसे मुश्किल काम जो है वो है कि ईरानियन सरकारी पैसा, क्या होता है कि गल्फ के कंट्रीज आज भी जो कच्चा तेल गैस बेचते हैं, उससे जो डॉलर कमाते हैं, उसे जमा करना पड़ता है अमेरिका में। ये अमेरिका का नियम है। सऊदी अपने पास नहीं रख सकता डॉलर को। कुवैत, अबू धाबी अपने पास सऊदी का अपने पास कच्चे तेल का पैसा नहीं रख सकते, उन्हें जमा कराना पड़ता है अमेरिका के बैंक में। तो इसी तरह से शाह ऑफ ईरान के टाइम में था कि डॉलर बेच के शाह ऑफ ईरान या उनकी ईरानियन ऑयल कंपनीज जो सरकारी पैसा कमाया वो अमेरिकन बैंक्स में जमा था, तो उसको भी डीफ्रीज करना पड़ेगा। जी नहीं, बिल्कुल सही है। और ये अपना एक तरीका है जो इख्तियार किया जा रहा है। इसमें इजराइल का क्या लग रहा है कि क्या इस बात से वो इत्तेफाक करेगा, क्योंकि जो बातें सामने आ रही, 14 पॉइंट्स ग्रुप कैप्टन साहब वो सामने आ रहे हैं, वो तो इजराइल के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं साबित होंगे, क्योंकि ईरान बहुत स्ट्रांग हो जाएगा रातों रात। ईरान की जो आमदनी, अभी एक एक्सपर्ट से हमारी बातचीत हो रही थी कि जो 500 हो रही थी वो 1 लाख हो जाएगी, जिस तरह के ये मुआहदे हैं। हाँ, देखिए डॉक्टर रिजवी, इसमें दो तीन चीजें हैं। अमेरिका को कुछ समय तक इजराइल को थोड़ा बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा। इसी तरह से ईरान को भी कुछ समय के लिए हिजबुल्लाह को बैकग्राउंड में रखना पड़ेगा, क्योंकि इजराइल तो हमले करता रहेगा हिजबुल्लाह के ऊपर, आज से लेके 19 तारीख तक भी और 19 तारीख के बाद भी। उससे इजराइल बाज नहीं आएगा। तो अभी पहला मुद्दा जो अमेरिका और ईरान को सॉल्व करना है, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोलना, और उसके खोलने के बाद ईरान का जो बिजनेस है, एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, वो फिर से चालू करना ईरान का टॉप प्रायोरिटी है। गल्फ कंट्रीज जो हैं वह भी चाहते हैं कि सारे गल्फ कंट्रीज का कच्चा तेल और गैस का प्रोडक्शन 1/3 हो गया है पिछले 2 महीने 3 महीने में। उसको प्रोडक्शन को पिकअप करना पड़ेगा। फिर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, ओमान की खाड़ी को क्लियर करना पड़ेगा। सब जगह पानी में माइंस बिछी हुई हैं, समुद्री डायनामाइट बिछ रहे हैं, पानी के ऊपर, पानी के नीचे, पानी की सतह पर। तो इनको क्लियर करना पड़ेगा, समय लगेगा। उसके बाद ही ईरान का एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू होगा। सबसे बड़ी बात है, आने वाला समय ईरान के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। जी जी बिल्कुल। तो आने वाला समय ईरान का बहुत अच्छा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी। आपको अभी और प्रोग्राम में शामिल होना है, लेकिन इतना वक्त दिया और आपने इस वक्त के हालात पे चर्चा की, बातचीत की। इंशाल्लाह फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और इस पे बातचीत करेंगे। तो ये उत्तम कुमार देवनाथ जी थे, ग्रुप कैप्टन, जो वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट। इंशाल्लाह फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।